बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूं मेरीन सब्तैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान, जिन्होंने पंजाब के बल्दियाती निज़ाम के मुसव्वदे की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन हम ये जानेंगे कि लोकल हुकूमतों को इख्तियारात भी मिलेंगे कि नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे कि मईशत की हालत बदतर, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस के बयानात जो हैं वो बहुत ही गैर संजीदा हैं और इससे मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और अपने आखिरी हिस्से में प्रोग्राम की बात करेंगे हुकूमत जो कुछ संजीदा इकदाम करने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग की हुकूमतों में जो मुख्तलिफ काम प्रोजेक्ट शुरू किए गए, अब उनके तहकीकात के दायरे को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। और क्या इरादा है इस वक्त हुकूमत का, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जो रहे और उन्होंने जिस तरह के काम शुरू कराए, तरक्याती काम, उनका अब बाकायदा ऑडिट किया जाएगा, तहकीकात की जाएंगी और कुछ सीरियस इकदाम जो है वो सामने आने वाले हैं आने वाले दिनों में। इन सब पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और सबसे पहले ज़रा बल्दियाती निज़ाम की बात करते हैं, क्योंकि बल्दियाती निज़ाम जो है वो निज़ाम है जो हुकूमत को आवाम की दहलीज़ तक, एक आम दहलीज़ तक ले जाता है। अगर ये निज़ाम जो है सही तरीके से नाफिज हो जाए तो बहुत सी मुश्किलात हुकूमत की ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि PTI जिसके वादे थे, उन वादों के बरक्स जैसे PTI आई तो पंजाब में हमने देखा कि बल्दियाती जो इदारे हैं वो काम ना कर पाए, जो तरक्याती काम उन्होंने करने थे वो रोक दिए गए। पंजाब हुकूमत की इजाज़त के बगैर कहा गया कि वो तरक्याती काम नहीं कर सकेंगे। एक तरह का हॉल्ट सिचुएशन हमने देखा। अब जो है वज़ीर आज़म इमरान खान, उन्होंने पंजाब के बल्दियाती निज़ाम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। हम इस पर बात करेंगे कि ये किस तरह का निज़ाम होगा और ये कितना एक इफ़ेक्टिव होगा, पिछले निज़ाम से कितना एक डिफरेंट होगा, गैर जमाती बुनियादों पर कहाँ हो रहा है, जमाती बुनियादों पर कहाँ हो रहा है। जैसे कि आपको ज़रा मुख्तसरन बताते फिर गुफ्तगू को हम प्रोग्राम में बढ़ाएंगे कि इसमें जो इलाके हैं, देही इलाके, वहाँ पर पंचायत और शहरी इलाकों में नेबरहुड का निज़ाम होगा और जहाँ तक शहरी इलाके वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल कमेटी कायम की जाएगी और देही इलाकों में ज़िले के निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाएगा, जो कि पहले एक निज़ाम था। KP में भी ये राइज था, लेकिन अब ये तहसील के निज़ाम में इसको बदल दिया जाएगा। ये निज़ाम किस कदर फ़ाल होगा, कितना एक इससे होप्स रखनी चाहिए, इंतज़ामी अमूर, माली अमूर, ये सब मामला जो है किस तरह से तय पाएंगे, इस पर हम ज़रा गुफ्तगू करते हैं अपने सेगमेंट में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बहनगी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी जाफ़र इकबाल, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और हमारे साथ मियाँ असलम इकबाल साहब मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है राना अज़ीम। पहले तो मैं मियाँ असलम इकबाल साहब आपकी तरफ आ जाती हूँ और थोड़ा इस निज़ाम को समझना चाह रहे हैं हम, क्योंकि वो जो निज़ाम आप कहते थे KP में, जिस तरह से वहाँ पर जो ज़िले का निज़ाम था उसको भी अब आप लोग जो है नहीं पसंद कर रहे पंजाब के लिए, तहसील का निज़ाम होगा। कितना एक डिफरेंट है ये उस निज़ाम से जो पहले था, जमाती बुनियाद पर और गैर जमाती बुनियाद पर इसको जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो क्या सोच के, व्हाट्स द डिफरेंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरीन, आपका शुक्रिया। थोड़ी सी मैं आपकी तस्सीह भी करूँगा जो आपने भी निज़ाम के बारे में बात की है। ये बल्दियाती निज़ाम जिसकी आज अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दी है, ये निज़ाम बेसिकली 2 टियर के ऊपर मुश्तमिल है। जो इससे पहले बल्दियाती निज़ाम अभी राइज है वो 3 टियर के ऊपर मुश्तमिल है। एक उसका टियर है यूनियन कौंसल, दूसरा उसका टियर है टाउन लेवल है जिसको ये डिप्टी मेयर वगैरह कहते हैं, और तीसरा इसका टियर है डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। अब हमने इसको 2 टियर में शिफ्ट किया है। जो यूनियन कौंसल है उस यूनियन कौंसल को ख़त्म करके हमने नेबरहुड कौंसल और विलेज कौंसल का जो निज़ाम है उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और ये टोटली गैर जमाती बुनियाद पर होगा। माज़रत के साथ मैंने ये कहा कि 2 चीज़ें, देही इलाकों में पंचायत का निज़ाम और शहरी इलाकों में नेबरहुड का निज़ाम, ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। दैट्स व्हाट आई सेड। ऐसा ही नहीं? मेरी अर्ज सुन लें, जब बात कंप्लीट हो जाए। जी, आप ये इस हद तक आप सही फरमा रही हैं। मैं सेकंड पोर्शन के बारे में बात करूंगा, पहले मैं जो फर्स्ट पोर्शन है उसके बारे में बात कर लूँ। ये जो नेबरहुड कौंसल है और जो विलेज कौंसल है, इसका एक्ट भी असम्बली से पास करवाया जाएगा और ये गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होगा, क्योंकि हम इसका बड़ा कामयाब तजुर्बा जो है वो KPK के अंदर कर चुके। और इस निज़ाम के तहत जो तकरीबन 42 अरब रुपया डायरेक्टली इन विलेज कौंसल में और नेबरहुड कौंसल में आएगा, जो कि सालाना एक बंदे के लिए जो पैसे जो पंजाब
फाइनेंशियल हमारा वो बॉडी है, कौंसिल है, पंजाब प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड जो होता है, जो देना है, उसके तहत 423 रुपये एक बंदे के लिए नीचे नेबरहुड कौंसिल में और उसमें जाएंगे विलेज कौंसिल के अंदर। अगर किसी जगह की आबादी फ़र्ज़ करें 1000 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 423 कर दें तो उसको 4,23,000 रुपया वहाँ पर चला जाएगा। और वो गैर जमाती बुनियादों पर जब आप करवाएंगे वो तमाम पैसा जो है ग्रास रूट लेवल के ऊपर होगा, लोगों में अपनी डेवलपमेंट खुद करेंगे। और एक बात इसमें ये होगा कि जो फ़र्ज़ करें 8 बंदों का पैनल है, उसमें से 5 ने इलेक्ट होना है, तो उसमें से जो मैक्सिमम वोट लेंगे वो ही उसमें से आ जाएंगे, पहले फर्स्ट 5 आ जाएंगे और बाकी उसमें से माइनस हो जाएंगे। अगली बात, दूसरा निज़ाम हम जो करना चाह रहे हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन का है कि डिस्ट्रिक्ट का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का, किसी लेट से लाहौर एक यूनिट है, एक डिस्ट्रिक्ट है, तो इस डिस्ट्रिक्ट का जो इलेक्शन है वो लॉर्ड मेयर का होगा। और लॉर्ड मेयर जो है वो अपना एक पैनल बनाएगा। मिसाल के तौर पर लाहौर में जो लॉर्ड मेयर का इलेक्शन है उसमें 56 मेंबर होंगे और साथ एक कन्वीनियर होगा जिसको आप स्पीकर कह सकते हैं, 57 हो गए, एक लॉर्ड मेयर है 58 हो गए। इनका पूरा एक जमाती पैनल बनेगा और एक निशान के ऊपर ये इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह दूसरे, इसी तरह तीसरे। अब यहाँ पर ठहरिए, जो मैं आपके साथ बात करना चाह रहा था, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। अब फर्ज करें आप गुजरात चले जाते हैं तो गुजरात के अंदर जो गुजरात का सिटी है उसका जो उनके जो मेयर होंगे वो अलहदा होंगे। इस तरह फ़र्ज़ करें तहसील उसकी खारियाँ है तो खारिया के अंदर भी वो भी एक उसका मेयर अलहदा होगा। इसी तरह उसकी कोई दूसरी तहसील है तो उसका भी मेयर अलहदा होगा। लिहाजा जो मेट्रोपॉलिटन हमारी बन रही है वो हम डिवीजनल लेवल पे बना रहे हैं। जो हमारे 9 डिवीज़न हैं जिसमें लाहौर डिवीज़न है, सरगोदा डिवीज़न है, मुल्तान डिवीज़न है, बाकी वगैरह वगैरह, तो 9 डिवीज़न के जो बड़े शहर हैं, इकबाल साहब चले ये तो वो स्ट्रक्चर है जो आप बता रहे हैं। चूंकि प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है, बात आपकी समझ आ रही है कि किस तरह से आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है इफेक्टिव बनाने के लिए, आप समझते हैं कि मौसर होगा। लेकिन अभी आपने जब बात कर रहे थे आपने केपी की बात की, हमने ये भी देखा केपी में जब आपके दौर में जब ये बल्दियाती इंतखाबात का जो मामला जब भी हुआ तो हमने उन लोगों को सड़कों पे बैठे हुए एहतजाज करते हुए देखा कि उनको आप लोग फिर पैसा भी तो चाहिए होता है ना। आपने कहा हम 42 अरब देंगे, मुल्क की जो मईशत की सूरत हाल है, एनएफसी अवार्ड के तहत जो सूबों को पैसे मिलने हैं, पहले ही वहां पे बड़ा वावेला है, वो सब मामला एक तरफ रखे तो वो जिस तरह आपने केपी में इसको चलाया था उसी तरह इसको चलाएंगे, वही सब कुछ होगा। फिर डिलीवर कहां से होगा और कैसे होगा? अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा जवाब ज़रूर सुन लीजिए। देखें केपी के अंदर जब ये सिस्टम आया तो इस केपी के अंदर जो सिस्टम था, इस सिस्टम की वजह से वहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मैक्सिमम सीटें मिली हैं। अगली बात, जो 42 बिलियन की बात हो रही है वो सिर्फ विलेज कौंसिल और नेबरहुड कौंसिल की बात हो रही है। अगली बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था कि ऊपर वाला जो सिस्टम है, जो लॉर्ड मेयर का और मेयर का सिस्टम है, उसके अंदर हम 30% जो हमारा एडीपी है, एनुअल डेवलपमेंट जो हमारा प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, उसमें से 30% फंड डायरेक्टली हम इनको देंगे ताकि ये अपने जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो भी हैं वो कर सके। और दूसरा फ़र्क जो हमारा इनमें होगा वो ये है कि हमारी जितनी भी आप समझे रेस्क्यू 1112 है, यहाँ पर आपका LDA है, यहाँ पर आपका एजुकेशन है, यहाँ पर हेल्थ है, यहाँ पर सफाई का सिस्टम है, वो तमाम इनके नीचे आएगा। अभी जो वो बातें कर रहे हैं और बहुत सी क्वेरीज है मेरी राना साहब, वो जैसा वो मैंने एनएफसी अवार्ड की भी बात की, किस तरह से वो जो इस वक्त हम बिल्कुल मईशत भी हमारी हॉल्ट पे है, हम किस तरह से इसको मेक अवेलेबल करेंगे। फिर ये तो सिस्टम वही सिस्टम नहीं है जो पंजाब में गुज़िश्ता हुकूमत में रखा गया था, कुछ जमाती बुनियाद पे, कुछ गैर जमाती बुनियाद पे। ऊपर जो लोग मौजूद थे वो अपनी ही जमात के थे, नीचे लोगों को अपने साथ शामिल कर लेते थे। वो डिलीवरेंस के एंड पे जो प्रॉब्लम्स आते थे वो आपको नहीं लग रहा इस मॉडल के अंदर नज़र आते हैं?
बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखें, ये आधा तीतर आधा बटेर वाले हिसाब हो गया कि नीचे आप गैर सियासी बुनियादों पर इंतखाबात करा रहे हैं और ऊपर जाके आप सियासी बुनियादात करा रहे हैं। सही। क्या इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा? जबकि तहरीक इंसाफ का नारा तो था कि सियासी बुनियादों पर इंतखाबात कराए जाएँ। दूसरा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि क्या ये जो इलेक्शन होगा, ये जो बल्दियाती होगा, कुछ चीज़ें तो इसकी बहुत अच्छी हैं। जिस तरह पंचायत के हवाले से बात की है, एक मसालती एक किस्म की अदालत हो जाएगी ना, कि बहुत से फैसले जो छोटे छोटे फैसले अदालतों में जाते हैं, जब देहातों के अंदर पंचायतें बनेंगी, देहातों के अंदर और ये सारा सिस्टम चलेगा, तो फैसले वहाँ पे होंगे और अदालतों में बर्डन कम होगा। मगर उसके बाद हम आएंगे, क्या 140A जो है उसके तहत ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या ये फंड्स जो हैं उसी तरह दिए जाएंगे जैसे शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत में उनके अपने ही लॉर्ड मेयर जो लाहौर है उन्होंने भी पिटीशन दायर की हुई है। उसके बाद कराची के मेयर वसीम ने, तो वो जो केपी में जो इनके अपने ही जो लोग थे वो बैठ के जो हड़ताल करते रहे और जिस तरह उनको ट्रीट किया गया, वो भी तो सामने है ना। वो तो केपी की बड़ी तारीफ करते हैं बल्दियाती निजाम की। इनको देखना पड़ेगा कि 18वीं तरमीम के तहत बल्दियाती इदारे जो हैं वो सूबों के एंटर होते हैं, सूबे ही उन्हें चला सकते हैं। क्या उनको वो फंड मिलेंगे? क्या फंड्स की वो तकसीम जो असल में होती है, क्या वो बल्दियाती इदारों को मिलेगी? अगर तो मिलेगी फिर तो ठीक है, अगर वो नहीं मिलती और ये उसी तरह चलता है जिस तरह साबका दौर में चला है, जिस तरह बल्दियाती इख्तियारात मौजूद होने के बावजूद नहीं दिए गए, एक भी बल्दियाती फंड उस तरह जारी नहीं किया गया जिस तरह करना चाहिए था, और बहुत सी एजुकेशन और हेल्थ की जो है एक अलहदा डिपार्टमेंट बना दिए गए जो बल्दियात के एंटर आते थे। अगर इन्होंने उसी सिस्टम को लेकर चलना है तो फिर ये सिस्टम बिल्कुल एक जो है मैं समझता हूँ उसमें और शहबाज शरीफ के सिस्टम में कोई फर्क नहीं होगा। और अगर ये इख्तियारात देते हैं और इख्तियारात को दिया जाता है तो क्या फिर इनके अपने अरकान असम्बली जिन्हें इन्होंने अभी से फंड देने शुरू कर दिया, जिसका ऐलान भी किया था, तो फिर वो कहां जाएंगे? वो उनको कौन से तरक्याती फंड्स मिलेंगे और बल्दियाती नुमाइंदों को कौन से मिलेंगे? कौन से इख्तियारात किसके पास होंगे? ठीक है मेहरबान तंगी साहब, चले पीटीआई हुकूमत ने एक दाम तो लिया, सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर के बगैर ही बल्दियाती इंतखाबात कराने का इरादा तो शो किया, मुसविदा भी जो है उसकी मंजूरी भी दे दी। आप लोग जो है, आप लोगों की तरफ से कोई इस तरह का कंसेंसस, कोई इस तरह का अप्रूवल, कोई इस तरह का जेस्चर नहीं सामने आता कि ये बल्दियाती इंतखाबात बादशाही निज़ाम लगता है सिंध में, तो नहीं आप लोग चाहते कि ये निज़ाम जो है डिलीवर करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरीन देखिए, जो पीटीआई की तरफ से मेरे भाई ने जिस अंदाज से लोकल बॉडीज स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश की और ये कहा कि ये एक बहुत अनबिलीवेबल और एक सक्सेसफुल प्रोग्राम होगा, लेकिन मैं मेरीन आपको बताना चाहता हूँ दो बातें हैं यहाँ पे कि जो गैर जुमाती बुनियाद पर जिन लोगों को इलेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं और फिर उनको पॉलिटिकल प्रेशराइज करके अपनी पार्टी में लाएं, तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये जमहूरी अक़दार है। तो जमहूरी जमातों में और जमहूरी हुकूमतों में जब भी इलेक्शन होते हैं तो चाहिए ये कि वो जुमाती बुनियाद पे हो और फिर जुमाती बुनियाद पे वो अपना प्रोग्राम आगे ले जाए, जो मैनिफेस्टो है, जो प्रोग्राम है। दूसरी बात यह है कि अगर इन लोगों ने यहाँ केपी में जो हुकूमत चलाई तो क्या इन लोगों के इख्तियारात को कम करने के लिए प्रोविंशियल असेंबली से अमेंडमेंट नहीं लाई है? उनके इख्तियारात को जो इमरान ने कहा था कि मैं ग्रास रूट पे इख्तियारात ले जाना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या हरबे इस्तेमाल किए? और तीसरी बात यह है कि अभी जो प्रोग्राम बना रहे हैं कि तहसील नाजिम वोट लेगा पूरी तहसील से, तो मैं इस बात से पूछना चाहता हूं कि वहां जो एमपीए है उसने भी वोट लेके एमपीए इलेक्ट हो चुके हैं और ये नाजिम तहसील का भी नाजिम इलेक्ट हो जाएगा। तो फिर जो पावर है उनको भी, जो कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो हर वक्त हर चीज पे यू टर्न ले रहे हैं, तो अभी तो एमएनएज और एमपीएस को फंड देना शुरू किया, तो मैं समझता हूं कि फिर जो एमपीए को जो फंड दे रहे हैं और ये जो नाजिम को फंड दे रहे हैं, तो ये मुझे बताएं कि ये जो पावर है इसको कहां पे इसको जस्टिफाई करेंगे कि एमपीए कौन सा काम करेगा और नाजिम कौन सा काम करेगा? ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कि ये वो चीजें हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये आप जिस तरह क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना इनको, इसका जवाब तो असम इकबाल साहब देंगे, लेकिन आप तो ये बताएं ना कि जब आप लोगों की हुकूमत रही 2008 से 13 तक, तो उस वक्त आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने इस निजाम को कहां पहुंचाया? सत्यानाश नहीं कर दिया? आप लोगों ने तो किया ही नहीं इस निजाम को राइज। देखिए मेरी बात सुनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब आई तो 11 साल डिक्टेटरशिप था इस मुल्क में, और 11 साल डिक्टेटरशिप ने इस मुल्क डिक्टेटरशिप में तो फिर ये निजाम नाफिज रहा, इसने डिलीवर किया, मुस्तफा कमाल का शहर भी लोगों ने देखा।
मेहरीन मुझे बताएं, मुझे 1 मिनट दे देना। जब 11 साल में डिक्टेटरशिप ने कॉन्स्टिट्यूशन को भी तबाह बर्बाद किया था, 11 साल डिक्टेटरशिप ने इस मुल्क के तमाम इदारों को सत्यानाश किया था। और फिर आपको पता है कि हमारी 2008 से लेके 2013 तक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो 2010 में फ्लड ने पूरे मुल्क को डुबो दिया और मैन मेड डिजास्टर ने, दहशतगर्दी ने पूरे पाकिस्तान को तबाह किया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उन डिजास्टर्स में भी पाकिस्तान के इदारों को मजबूत किया। चलिए ठीक है, आप लोग के हाथ पांव बंधे हुए थे, आप लोग मजबूर थे। कभी आप लोग कहते हैं कि हम निज़ाम को सही नहीं सिंध के कर सकते क्योंकि वफाक हमें हमारे फंड्स नहीं जारी करता। कभी आप कहते हैं डिक्टेटरशिप का निज़ाम था तो हम डिलीवर नहीं कर पाए, हुकूमत में फिर आए किस लिए थे? अगर चले ठीक है, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जाफर इकबाल साहब, चौधरी जाफर इकबाल साहब, 2008 और 2013 के बाद फिर आपकी हुकूमत आती है, आप लोग भी नहीं ये निज़ाम राइज कराने में कोई इंटरेस्टेड दिखाई देते, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आप लोगों के ऊपर, ज़रा मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहती, लेकिन फिर उसके बाद आप लोग जो है कराते भी है, तो इस कदर अपाहज निज़ाम लेकर आते हैं जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो गैर जमाती बुनियादों पर जो नीचे से सिलेक्ट हो रहे हैं, वो ऊपर जो बंदा बैठा है वो अपना ही बंदा बैठा हुआ है, उनको आप अपने साथ ही मिला लेते हैं और उसके बाद फिर ये होता है कि ये सब करने के बाद भी डिलीवर कुछ भी नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो जो है मौजूदा निज़ाम के अंदर जो भी जारी है उसमें गैर जमाती नहीं, जमाती इंतखाबात हुए, टिकट जारी हुए, यूनियन कौंसिल और यूनियन कौंसिल के कौंसलर तक को टिकट जारी हुए। ये अलग बात है कि कौन जमात पूरे सूबे में इलेक्शन लड़ सकी और कौन चंद हिस्सों के अंदर इलेक्शन लड़ सके। दूसरी बात यह है कि अभी उन लोगों को एक टर्म पूरी नहीं हुई, जैसा भी निजाम है। जब पंजाब में जो आपके तहसील के चेयरमैन होते थे तो वो तो आपके पार्टी से ही होते थे ना, जब आप लोगों ने अभी कराए थे बल्दियाती निजाम, जो आप लोग के टाइम की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टाइम की बात कर रही हो। हाँ जी, जमाती इंतखाबात, चेयरमैन आपका जमात से ही था। नीचे के लोग जो है वो बेचारे जो कमजोर लोग होते थे जिनको बड़ा आसान होता था अपने साथ मिला लेना। नहीं, कतन नहीं, कोई नीचे कमजोर भी नहीं है। जरा दोबारा एक्ट उठा के देख लें, जमाती बुनियादों पर हुए। यूनियन कौंसिल का कौंसलर सबसे बुनियादी जो मेंबर होता है वो यूनियन कौंसिल का कौंसलर है, वो भी टिकट पे इलेक्शन लड़ता रहा। चलिए ये बता देना जाफर इकबाल साहब, क्या वजह थी कि आप लोग इस निज़ाम को लाने में इतने रिलक्टेंट थे कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को अहकाम जारी करने पड़े, उसके बाद भी डिलीवर क्यों नहीं हो सका? चले बड़ा अच्छा निज़ाम था आपका, लेकिन डिलीवर क्यों नहीं हो सका? आपके 2-3 सवाल आ गए, तो अगर आप बीच में थोड़ा सा वक्फा कर लें कि मैं इन तीनों सवालों के जवाब दे सकूं, और जो असलम इकबाल साहब ने गुफ्तगू की उस पर भी चंद अपनी गुजारिशात पेश कर सकूं। पहली बात तो बैरामन तंगी साहब ने बहुत खूब की और खुद केपी के गवर्नमेंट को भी इस चीज का जो है वो मसला पड़ा हुआ है और वो वहां भी बहुत सारी चेंजेस ला रहे हैं और यहाँ भी जो निज़ाम वो नीचे गैर सियासी जमातों पे इलेक्शन कराना चाह रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह भी ये है कि वो इख्तियारात नीचे देना नहीं चाह रहे और जहां दिए थे वहां से भी वो इख्तियारात वापस लेना चाह रहे हैं। और दूसरी जो आप डिलीवरी के कोई डिलीवर नहीं कर सका, जब आप किसी को टर्म पूरी नहीं करने देंगे, अभी उनको 4-5 साल जो इलेक्शन का टाइम था उसके बाद जब मिलेंगे वो 4 साल अपना मंशूर इंप्लीमेंट करेंगे, फिर आप फैसला कर सकते हैं कि ये तो कैसा रहा और कैसा ना रहा। वक्त से शुरू कर देते काम को, आप लोगों ने वो आखिरी हद तक पहुंचा के आपने एमनेस्टी स्कीम दी तो वो भी अपने दौर के आखिर में दी ताकि लोग एमनेस्टी स्कीम में आए ना। भाई मुझे अगर आप मुझे आपके किए हुए सवालों के जवाब देने दें तो मैं उस तरफ आ रहा हूँ। जी दीजिए। ये कमी और कोताही रही और मुझे सियासी वर्कर होने के नाते ये एडमिट करने में कि इंतखाबात ताखीर से हुए बल्दियाती, और ये सारे इंतखाबात से ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि जो बुनियादी सहूलतें हैं और बुनियादी मसाइल हैं वो पीने के साफ पानी के हों, वो मेरे बल्दियात के, मेरे गाँव, मेरे शहर, उनके बढ़ने फैलने फूलने के हों, वो सारे वहीं पे हाल होते हैं। उसमें ताखीर हुई। आज के मौजू पे आ जाएं कि अभी जो इदारे मौजूद हैं और मौजूदा हुकूमत आज सिलेक्टेड वजीर आजम ने अप्रूवल दी, पता नहीं इनसे क्या क्या वजीर आजम को दिखा के क्या अप्रूव कराया होगा, बाद में पता चलेगा कि उसमें जो है वो तनख्वाहें बढ़ाने की बात भी थी और 70 गाड़ियां भी नई लेनी थी। बजाहिर खबर की हद तक तो उन्होंने कह दिया कि जी मंजूरी दे दी। क्या इस निज़ाम में आपको खामी क्या नजर आ रही है जाफर इकबाल साहब? क्या खामी क्या है, डिफेक्ट्स क्या है? सबसे पहली कमजोरी तो ये नजर आ रही है कि पीटीआई दुम दबा के भाग रही है
कि वो नीचे जो विलेज कौंसिल का और नेबरहुड कौंसिल का तस्वुर दे रही है, वहां जमाती बुनियादों पे नहीं इलेक्शन कराने जा रहे। उनको समझ आ गई कि उनके वफाकी हुकूमत में बैठे हुए माहिरीन मुआशियात ने, इक्तिसादी माहिरीन ने, और यहाँ पंजाब के अंदर बुजदार साहब जिस तरह डिलीवर कर रहे हैं, तो अगर बैठ के निशान पे आए तो उनका हशर क्या होगा। तो वो मुझे बड़ी देर से जाफर इकबाल साहब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ, आपकी गुफ्तगू का आगाज करूंगी। ठीक है, खैर जी इलेक्शंस की आप बात कर रहे हैं, लेकिन चले जो भी बात है, हम होप करते हैं कि ये जो अगर एक कदम लिया जा रहा है और अपने टेन्योर के आगाज़ में ही, जैसा टैक्स एमनेस्टी की एक जो पॉजिटिव बात है वो ये कि आपने अपने टेन्योर के आगाज़ में इसका जो एक इब्तिदा की है, तो चले आपके टेन्योर पूरा होने तक जो है कुछ काम होता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली इज़ दिस, देखते हैं कि ये निज़ाम कितना एक डिलीवर कर पाता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम कुछ मईशत पर बात करेंगे और वुज़रा के जो गैर संजीदा बयानात है कुछ उनका भी तज़किरा करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर ख़जाना असद उमर जो है वो IMF के 3 साल बेल आउट पैकेज के लिए वाशिंगटन में मौजूद है। अब मालियाती इदारा जो है उसने ये खर्चा जाहिर किया है कि अगर ये पैकेज मंजूर नहीं होता है तो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह मौजूदा और आइंदा माली साल कम होकर बिलतरतीब 2.9 और 2.8% हो जाएगी। अगला 1.5 साल का अरसा जो है वो क्राइसिस का फेस होगा, यानी कि अवाम को पेट पर पत्थर जो है बांधने पड़ेंगे। ये तो असद उमर साहब हैं जो जाने से पहले कह रहे हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि जो वुज़रा हैं जिस तरह के बयानात वो दे रहे हैं, इससे पहले हम अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो है उनको भी हम सुनते रहे, उन्होंने जो बातें की, कभी दिवालिया की बातें हो रही हैं, कभी असद उमर साहब जो है वो प्रॉब्लम्स का जिक्र करते हैं, तो हम देखते हैं मार्केट किस तरह से नीचे आ जाती है। अब उसके बाद जब असद उमर साहब कोई पॉजिटिव बात भी करते हैं तो हम देखते हैं कि मार्केट जो है इसका शारिया कोई बेहतर होता हमें उस तरह से दिखाई नहीं देता। इसकी वजह क्या है? क्या वो ट्रस्ट डेफिसिट है, बार बार के बयानात की तब्दीली है? इस पर तो बात करते हैं। इमरान इस्माइल साहब कहते हैं कि हम जो है वो IMF को अपनी टर्म्स पर लेकर आ गए हैं 9 माह के अंदर। तो दूसरी तरफ फैसल वाउडा जो है वो उन्होंने तो बड़ी एक दिलचस्प बात कर दी, बड़ी अच्छी लगी, सुन के बड़ा मजा आया। उन्होंने कहा कि जी नौकरियों की बारिश हो जाएगी और बहुत ही अच्छे दिन जो है वो शुरू होने वाले हैं, कैंडिडेट्स कम हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं हम फैसल वाउडा साहब। चले इस सब पे बात करते हैं। हमें अभी ज्वाइन किया है डॉक्टर सलमान शाह ने, साबिक वज़ीर ख़जाना है, माहिर मईशत भी है। सलमान शाह साहब थोड़ा बताइएगा कि क्या ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है उसकी सूरत हाल शायद इतनी ख़राब नहीं, इंडिकेटर्स जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो इतने ख़राब नहीं है जितना कि शायद इन वुज़रा के बयानात जो मुख्तलिफ औकात में जिसका जो दिल करता है दे देता है, और जो इनकन्सिस्टेंसी है हुकूमत के प्लान्स में, कभी एक प्लान देना कभी दूसरा देना, कभी हम IMF में जा रहे हैं कभी हम नहीं जा रहे, ये ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। और लास्ट टाइम आपने हमारे प्रोग्राम में जब बात की थी तो आपने कहा था सबसे जो चीज़ मजबूत करेगी इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को वो इन्वेस्टर, ज़्यादा इन्वेस्टर आए, इन्वेस्ट करे। तो इन्वेस्टर तो रेडी ही नहीं है, इन्वेस्टर तो अपने पैसे अब निकालना शुरू हो गए, दे आर नॉट श्योर। जी आई थिंक कॉन्फिडेंस जो इन्वेस्टर्स का है वो इस वक्त ऑल टाइम लो पे है, और उसका एक प्राइमरी रीज़न तो ये है कि बहुत बड़ा क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, लेकिन दूसरा ये क्राइसिस की मैनेजमेंट पे भी नो कॉन्फिडेंस है। और ये बात आपने दुरुस्त की कि जो भी मिनिस्टर है जिसका उससे तल्लक भी नहीं है वो भी इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहा है। अब फैसल वादा साहब को वाटर के ऊपर ज़रूर स्टेटमेंट देनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि वाटर शॉर्टेज को वो कैसे हैंडल करेंगे, लेकिन ये ऐसे छक्के मार देने तो वो क्रेडिबिलिटी चली जाती है। सो आई थिंक कि गवर्नमेंट को अब गवर्नेंस के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए कि वो उनको एक तो इश्यूज जो हैं वो आइडेंटिफाई हो गए हैं, जैसे असद उमर साहब ने कहा कि अगर क्राइसिस जो है वो उस मोड से हम निकल आए हैं, तो मेरा ख्याल स्टेबलाइजेशन मोड नहीं है बट रिफॉर्म के मोड में जाने की ज़रूरत है, चीज़ों को करने की ज़रूरत है। कानून जो हायल हैं इस वक्त बिजनेस एक्टिविटी में, उनको डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप स्ट्रोक ऑफ द पेन से कुछ कानून साफ कर दें, डीरेगुलेट कर दें, तो इकोनॉमिक पहिया चल पड़ेगा, बशर्ते कि इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस हो हुकूमत में। अगर वो कॉन्फिडेंस लूज कर गया तो वो कॉन्फिडेंस को गेन करना बड़ा मुश्किल काम है, फिर आपको बड़ा टाइम लगेगा। एक दफ़ा कॉन्फिडेंस लूज हो जाए
तो फिर 2-3 साल लगते हैं। और इसकी मैं आपको मिसाल ये दे सकता हूँ कि जब सदर मुशर्रफ आए थे और आपको पता है कि शुरू में बहुत ज़्यादा सख्ती उन्होंने की, बैंक डिफ़ॉल्टर्स को जेलों में डाल दिया, टैक्स में सर्वे हुए और हर एक को टैक्स के नोटिस जाने लगे, कुछ लोग जेलों में जाने लगे। तो उससे इतना बुरा नुकसान हुआ इकॉनमी को कि तकरीबन 3 साल लगे उससे रिकवर होने में, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है ना एक दफ़ा शैटर हो जाए तो उसको रीबिल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो रिफॉर्म्स अगर उसको पोस्टपोन करते रहेंगे तो फिर ये कभी भी वापस नहीं आएगा। फिर ये जैसे IMF की प्रोजेक्शंस हैं कि अगर आपने बिजनेस एज यूजुअल चलते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ भी कम होती जाएगी, और जाहिर है जब इतनी लो ग्रोथ होगी आपके जॉब्स कैसे बनेंगे, आपके जो प्रॉमिसेस हैं हाउसिंग में, प्रॉमिसेस हैं, आपकी बात पहुंची। चौधरी जाफर इकबाल साहब, वो आप ये भी गुफ्तगू सुन रहे हैं, हम हुकूमत की कारकर्दगी को भी जांचने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। आए जाना ज़रूरी था, आप लोग कहते रहे, चले अब जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरह के बयानात वज़रा के आते हैं वो भी हम सुनते हैं। आपको लगता है जितना कॉन्फिडेंस हमने जो इस्माइल साहब को, इमरान इस्माइल साहब को भी सुना और जिस तरह हमने वाउडा साहब को सुना, उनके कॉन्फिडेंस से आपको लगता है कि वाकई कुछ है इनके पास देने को, जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं बैठकर प्रोग्राम्स में? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जनाब वजीर आजम से लेके और बिल्कुल कोई भी हुकूमती तर्जमान हो या कोई इनके वुज़रा की टीम में से हो, कोई एक फर्द भी संजीदा बात नहीं करता। उनके किसी एक एक्ट से कोई आपको संजीदगी नजर नहीं आएगी। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके चेहरे देखें, आप किस तरह वो मजाक उड़ा रहे हैं, कौम किस हालत में जा रही है। आज अगर असद उमर साहब ने कहा है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या असद उमर साहब को किसी ने नहीं बताया कि आज स्टॉक एक्सचेंज पिछले कई साल में सबसे लोएस्ट पॉइंट्स पे है और एक दिन के अंदर 500-550 पॉइंट्स गिरी है। आज अरबों रुपए लोगों के जो है वो वहां पे डूब गए हैं और लोग वहां से पैसा निकाल रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें तो रेल के किराए बढ़ गए, इसी तरह से आप देखें बिजली की कीमतें इन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो बढ़ा रहे हैं। गैस जो है वो किए हुए मुआहिदों को ये पूरा नहीं कर पा रहे, और जब से दिसंबर जनवरी में गैस की शॉर्टेज आई थी उसके बाद से शायद इन्होंने पाबंदी लगा दी है सरवर खान साहब के ऊपर कि भाई आपको गैस की अलफ पे नहीं पता तो बराए मेहरबानी आप ना जाइए मीडिया पे। असद उमर साहब तो ये कहते हैं कि आखिरी 7 माह मिफ्ताह इस्माइल साहब के देखे और मेरे ये जो 7-8 माह इनको देखे तो जितना डिक्रीज पैसे की कीमत ये सब कुछ जो नीचे आया उनके दौर में मेरे दौर से ज्यादा है। वो तो कहते हैं फॉल्स तरीके से मेंटेन किया हुआ था इसहाक साहब ने, उनके जाते साथ मिफ्ताह इस्माइल साहब को समझ आ गई। असद उमर साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, वो 100% दुरुस्त। ये अभी जो मोटरवे लाहौर से मुल्तान बना है वो भी फजा में कहीं हवा में बना है। अभी कल रिपोर्ट हुआ है कि जो आपका नीलम जेलम, सुन लीजिए कि आपका नीलम जेलम जो है वो 1000 मेगावाट बिजली दे रहा है। असद उमर साहब को बताइए, लेकिन डार साहब की जो स्ट्रेटेजी थी उसमें मिफ्ताह इस्माइल साहब भी जो है कंप्लेन करते हैं और उस पर तनकीद करते नजर आए थे। ठीक है, चूंकि कमी है, मैं बेरमन तंगी साहब आपकी तरफ आऊंगी। हाउ डू यू सी इट इस करंट सिचुएशन में IMF में जाना जो है वो अब दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, दिस वाज द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन इसके दरमियान में ये जो कुछ होता रहा और वो जो हमने आगाज में बात की वुज़रा के जो बयानात और उनके जो नताए, जो वो जो मार्केट और जो लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट है, व्हाट वुड यू से? देखिए मेहरीन, मैं आपको एक बात बता दूं जी कि पहले दिन से इन लोगों को जो इमरान साहब ने ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, जो अपनी टीम के बारे में बताया था, अपना पॉलिटिकल विजन लोगों के सामने रख रहा था, वो देखिए एक सियासी आदमी सियासी पार्टी चलाने के लिए उनका एक प्रोग्राम, एक मंशूर होता है और उस मंशूर को इलेक्शन के दौरान अवाम के सामने रखते हैं और उस मंशूर और उस स्लोगन पे वो इलेक्शन में जाते हैं और फिर हुकूमत में आने के बाद अवाम के साथ उन वादों को सामने रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने जो वादे किए थे, कचकोल तोड़ना, खुदकुशी करना, IMF के पास न जाना, प्राइम मिनिस्टर हाउस में न रहना, PIA की फर्स्ट क्लास वो तो छोड़े ना, वो अपने वादों से फेर गए, चले अच्छे के लिए फेर गए, यू टर्न लिया, अच्छे के लिए लिया। हमने बार बार कहा कि खरे PM हाउस में रहे, IMF के पास जाएं।
अगर आज से 8 महीने पहले ये IMF के साथ बैठ के बात कर लेते तो आज तक उसने साइन एग्रीमेंट नहीं किया है। उसने कुछ बातें रखी इनके सामने। असद उमर साहब ने कह दिया ना कि हमने 9 माह में जो काम कर लिए है उसके बाद अब हम अपनी शर्तों पर लेकर आएंगे। असम इकबाल साहब की तरफ जरा आ जाते हैं क्योंकि हमारे सेगमेंट का वक्त ये खत्म हो रहा है। असम इकबाल साहब सुने, नहीं अभी मुझे 1 मिनट दे दे जल्दी से। जी स्टेट बैंक ने 30 साल की महंगाई के रिकॉर्ड क्यों स्टेटमेंट दी? और स्टेट बैंक ने ये रिपोर्ट क्यों दी कि 99 अरब और 30 करोड़ डॉलर का जो गैर मुल्की खर्चा बढ़ गया? चलिए इसका जवाब ले लेते हैं ना असम इकबाल साहब से। असद साहब, आपने बड़े पेशेंस के साथ सबकी बातें सुनी और जो बड़ी खास बात अभी आगाज में डॉक्टर सलमान साहब ने की, उन्होंने ये कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गेन करना। जब वो एक दफा लूज हो जाता है तो वो उससे वापस हासिल करना बड़ा मुश्किल है। वो इस वक्त मार्केट में दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहा है। हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और जो आपके वुज़रा का जिस तरह का रवैया और गैर संजीदा बयानात को इमरान खान साहब ने कोई पॉलिसी बनाई कुछ के जिसकी जो वजारत है वो उसके मुताबिक बयानात दे। बाकी लोग अब तो मुशीर भी बोल रहे होते हैं, वुज़रा भी बोल रहे होते हैं। मुझे पहले यह बात बताएं कि आज ये हालात पैदा क्यों हुए हैं? ये हालात इसलिए पैदा हुए हैं कि जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी 2013 के अंदर, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर 2.5 अरब बिलियन डॉलर जो था वो करंट डेफिसिट था। और जब नून लीग की गवर्नमेंट जा रही थी तो ये 19 बिलियन डॉलर तक चला गया था। ट्रेड डेफिसिट जो था वो 15 बिलियन डॉलर था। और इनकी हुकूमत जब नून लीग की जा रही थी तो वो 30 बिलियन डॉलर था। 6,000 अरब रुपया पाकिस्तान का कर्जा था 2013 तक। उसके बाद 24,000 अरब रुपया कर्जा बड़ी माजरत के साथ चले, ये बात तो पुरानी हो गई ना। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि जो बयानात हैं उनके जो क्यों पुरानी होगी? कॉन्फिडेंस क्यों पुरानी होगी बात? ये क्यों पुरानी होगी बात? नहीं बात मतलब ये एक और गुफ्तगू है, बहस किसी और तरफ मैंने तो बताना है ना। अच्छा। मुझे बताने दे। इकबाल साहब मामले की तरफ आ जाते हैं। वुज़रा के बयानात पे जरा कमेंट कर दे। कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए। आपको मालूम है कि कई जब पहले मौके आते थे कोई वजीर आके बयान देता था, मार्केट कहां पहुंच जाती थी। अब मार्केट पे असर ही नहीं होता। असद उमर साहब खुशखबरियां सुना रहे हैं, मार्केट मुसलसल नीचे जा रही है। इसका कोई हल करे ना, इस बीमारी का इलाज बताएं। देखें, असद उमर साहब ने पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी की है, उससे पहले हमाद अजहर साहब ने जो फेडरल मिनिस्टर है उन्होंने की है। उसके अंदर उन्होंने स्टेट बैंक की फैक्ट एंड फिगर आपके सामने रखा है कि किस तरह से हमारा जो करंट डेफिसिट है उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपनी जो इंपोर्ट है उसको काबू करने की कोशिश की है। हमारी जो एक्सपोर्ट है उसको ज़्यादा करने की कोशिश की है। एक्सपोर्ट ज़्यादा करने के लिए हमने बिजली की जो कीमत इंडस्ट्री को दी जाती है, टेक्सटाइल को, वो कम किया है, गैस को कम किया है ताकि हमारी इंडस्ट्री चले। और ये आपको याद होगा कि इसको 7.5 पे और 6.5 सेंट पे किया है, जिससे आपकी 2.96 जो पिछले 6 माह की आपकी टेक्सटाइल थी उसकी एक्सपोर्ट बढ़ी है। सो जो मैयज हम ले रहे हैं उसके तहत हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में इस पे मजीद ठहराव आएगा, बेहतरी आएगी। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें शरीफ फैमिली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से वो तमाम इकदामात, वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने अपने दौर में शुरू किया, अब उनके ऊपर गौर करने की तैयारियां की जा रही हैं और वो मामलात खोले जाएंगे। जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जो हैं उन्होंने अपने होते में अपने जब पब्लिक ऑफिस होल्डर्स थे और उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए उनमें किस तरह के काम होते रहे, ज़रा उसके ऊपर कुछ देखा जा रहा है। उसके ऊपर ज़रा क्या कहेंगे कि आलात जो हैं वो तेज़ किए जा रहे हैं। राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो ज़रा बताते हैं, हम उनसे पूछते हैं बल्कि कि क्या ज़राए आपके कह रहे हैं वो हुकूमत जो अपने दावे करती थी और नैब एहतसाब करता दिखाई दे रहा था, अब हुकूमत अपने दावों को कोई सही साबित करने के लिए या किस लिए क्या करने जा रही है? देखिए जी, आज से पहले जितने मुकदमा चल रहे हैं नैब में, वो तमाम मुकदमात है जो इस हुकूमत के आने से पहले थे, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उसमें से एक भी मुकदमा जो है वो नहीं बनवाया। लेकिन अब मौजूदा हालात में देखते हुए तहरीक मेरी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि ये चेक किया गया है कि पिछले दौर में अखबार में पीपल्स पार्टी हो, चाहे ANP की हुकूमत हो, चाहे मुस्लिम लीग नून की हो, जिस जगह भी हुकूमत है वहाँ पे डेवलपमेंट फंड्स को किस तरह इस्तेमाल किया गया, उनकी बंदर बांट किस तरह की गई, दीगर महकमों के अंदर जो पैसों का सरकारी पैसे का इस्तेमाल था
उसको किस तरीके से किया गया, कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी करप्शन हुई और किस जगह पर किस शख्स ने कितनी मनी लॉन्ड्रिंग की। इवन के यहाँ पर एक साबिक सूबाई वजीर का नादरा से रिकॉर्ड निकाला गया है जिसमें उसके वो रिश्तेदार, उसके बहन भाई उसमें रिकॉर्ड के मुताबिक हैं जिनका उनसे दूर दूर तक तल्लक नहीं है, उनके जरिए कितने पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई, उनके अकाउंट्स में किस तरह पैसे गए। इस तरह दीगर जो है कि काफ़ी चीज़ें इकट्ठी की जा चुकी हैं। मेरे ज़राइन इस बात की तस्दीक है कि आइंदा आने वाले दिनों में 13 केसेस जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जहां जहां करप्शन हुई थी उसके 13 केसेस तैयार हो रहे हैं। पहली दफा उन 13 केसेस को जो है वो पेश किया जाएगा मुख्तलिफ इदारों के अंदर कि यहाँ पर ये करप्शन हुई है, इससे चेक किया। चलिए ठीक, बहरमंद नंगी साहब, अब तो मामला जो है सख्त से सख्त और होते दिखाई दे रहे हैं। अभी तक तो जो शोर किया जा रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ, उससे ज्यादा के कुछ इकदाम ये हुकूमत लेने जा रही है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाँ देखिए मेरीन, मेरे भाई की बातें सुनी और उसने बहुत तेज तेज से बोल के कुछ बातें समझ में आ गई, लेकिन मैं अपने भाई को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे केपी में आके बीआरटी का भी इसके भी शुरू कर लें। 14 अरब 33 करोड़ 20 लाख रुपए की जो बिलियन सुनामी ट्री का है उसको भी चेक कर लें। 7 अरब रुपए नेशनल बैंक से जो कर्जा लिया है 356 डैम का, आज उनका हशर देख ली कि क्या वहां से 1 मेगावाट बिजली बनती है कि नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात है कि पिछली हुकूमतों में जो प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं उनकी ऑडिट भी करवा दे और नेब के हवाले करे, लेकिन शुरू करे यहाँ बीआरटी से, शुरू करे बिलियन सुनामी ट्री से, शुरू करे 350 डैम से, शुरू करे बैंक ऑफ खैबर से, शुरू करे मतलब के पुलिस इस्लाहात से, शुरू करे मतलब मेट्रो सिस्टम से। तो यहां से शुरू करे तो फिर पता चलेगा कि पिछले पीटीआई की हुकूमत में जो प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, जो कि एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, एक अस्पताल नहीं बना है, और जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उसमें अरबों रुपए की करप्शन है। तो यहां से शुरू करके आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जाफर इकबाल साहब, आप भी क्या यही कहेंगे क्योंकि इस वक्त जो एम्बेजलमेंट्स हुई हैं और हमने अभी देखा हमजा शहबाज का केस जो है, या जिस तरह के बीच में लोग हैं जो मुलाजमीन हैं और इस तरह की, अब इन लोगों को फोकस किया जाएगा, इनके साथ कौन कौन जुड़े हुए लोग थे, तो इस वक्त तो लगता है फिर और बहुत सी चीजें खुल जाएंगी। फिर कहां तक पहुंचेगी ये बात, और क्या करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? मौलाना फजल रहमान के साथ अब हाथ मिला ही लेने चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हर चीज को फेस करेगी, लेकिन एक बात मुझे बतौर सियासी कारकुन तालिब इल्म हमेशा बड़ी बीच में अजीब लगती है कि जो शख्स भी पीटीआई का या कोई और बात करता है वो सिर्फ 10 साल की बात करता है। अगर उनसे कहा जाए कि जरा 2008 से पीछे की भी कोई बात करें, कोई ये भी बता दे कि जनाब परवेज मुशर्रफ साहब जो बावर्दी डिक्टेटर थे और जिनसे बहुत सारे लोग वजारतें भी और ओहदे भी सब कुछ लेके उनके साथ रहे, कोई उनके दौर की बात करते हुए इनके पर क्यों जलते हैं? हम हाजिर हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम काम करने वाले हैं, हमने काम किया। इन्होंने लैपटॉप स्कीम की बात की, खुद असेंबली में पेश हुए कि कोई उसमें करप्शन साबित नहीं हुई। इंशाअल्लाह ताला हमारे प्रोजेक्ट्स तो काम कर रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स तो काम कर रहे हैं, हमने तो लोगों को इस्तिफादा दिया। चलिए ठीक है मियां साहब, इकबाल साहब, ये सवालात का रुख जो है ना तोपों का सब पीटीआई की तरफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों ये कहते हैं कि ठीक है करना एहतसाब करें, अपने से आगाज करे। तो कहां से फिर पहले अपने से, वो जो मीटिंग है उसमें कुछ पीटीआई के बारे में भी कोई बात हुई, कुछ अपने लोगों के बारे में भी बात हुई? देखिए मेरीन, इसमें यह है कि आपको पता है कि अगर एहतसाब की बात है तो हमारी तो गवर्नमेंट पंजाब के जो सीनियर वज़ीर है वो भी केस भुगत रहे हैं। अपनी बेगुनाही उन्होंने नैब के सामने या अदालत के सामने जहाँ भी है वो पेश करें, और उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया। एहतसाब तो क्रॉस दी बोर्ड ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक ये अर्ज़ करना चाहूँगा मैं कहता हूँ कि एहतसाब जहाँ से शुरू करना करें, चाहे वो मुशर्रफ का दौर है या उससे पहले का दौर है, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। मेरी पहले वजारत रही है, उस पर भी करें, जो दिल करता है करें, मैं नहीं मना कर रहा, मैं तो कर ही ना। एहतसाब अक्रॉस दी बोर्ड तमाम के साथ। हाँ, जब एहतसाब की बात होती है तो फिर मैं नहीं समझता कि जो जमहूरियत के नारा लगाने वाले हैं वो एकदम इकट्ठे क्यों हो जाते हैं। वो कहते हैं जमहूरियत ख़तरे में है,
क्या एहतसाब की वजह से जमहूरियत खतरे में है या इनकी करप्शन की वजह से जमहूरियत खतरे में है? मैं सिर्फ ये फ़र्क करना चाह रहा हूँ, सियासत को और जुर्म को दोनों को अलग-अलग करके देखें, लेकिन यहाँ पर नहीं देखा जा रहा। यहाँ पर जो जितना ताकतवर है वो उस लिहाज से असेंबली में जाकर शोर मचा के तो अपने गलत को सही साबित करने की कोशिश करता है। अगली बात चाहिए, ठीक है, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप शुक्रिया, आप सब हमारे साथ मौजूद थे, मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। इंशाल्लाह नाज़रीन, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। मुझे मेहरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।